अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड कोचिंग एकेडमी में सर विलायत एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता है। आज एक नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हैं और ये वीडियो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज का ये जो सिलसिला वीडियो का जो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं वो है ग्रेड 9 फ़िज़िक्स 2025 जो सेंट टेक्स्ट बुक्स हैं उनके जितनी भी जो 5 ईयर हैं हम उसको इंशाल्लाह बारी बारी जो है 2025 उसके बाद 2024 और ऐसा ऐसा जो है अगर अल्लाह पाक ने तौफीक दी तो ज़रूर इंशाल्लाह हम इसको बारी बारी सॉल्व करेंगे और डिटेल में सॉल्व करेंगे इसको। ये जो वीडियोस हैं ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं जो रट्टा लगाते हैं। अक्सर जो है MCQs जो है उसमें बच्चे जो है या तो रट्टा लगाते हैं या फिर उसको याद करते हैं, ठीक है, समझते नहीं हैं उसको। तो ये जो वीडियोस हैं ये हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम MCQs को भी जो है प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करें और बच्चे उसको समझें कि अगर ये ऑप्शन जो है सही है तो वो क्यों सही है, ठीक है। तो बाकायदा हम इंशाल्लाह रफली जितना हमसे हो सकेगा हम उसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि बच्चे उसकी बेस तक पहुंच जाएं, उसको डीपली समझें और उसमें रट्टा ना लगाएं, तुक्का ना लगाएं और रट्टा ना लगाएं, ठीक है। तो ये 2025 फिज़िक्स के जो पेपर आया है सेंट टेक्स्ट बुक्स का, उसमें हमने पहले से जो है MCQs उतारे हैं ताकि हमारी टाइम की बचत हो। और याद रखें MCQs जो है अक्सर बच्चे MCQs को जो है वो लाइट लेते हैं, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी वजह से बच्चों की परसेंटेज गिरती भी है और बढ़ती भी है, ठीक है। अगर आप MCQs में अच्छे नंबर लेकर आए, मिसाल के तौर पर MCQs जो है 12 होते हैं फिज़िक्स के पेपर में, तो अगर इसमें बच्चे के तकरीबन 10-11 नंबर आ जाते हैं तो ये ज़बरदस्त किस्म के नंबर होते हैं। और ये जो है बच्चों का जो बाद में सेक्शन B और C जब बच्चे करते हैं उनके साथ जब ये MCQs के नंबर ऐड हो जाते हैं तो उनकी परसेंटेज अच्छी हो जाती है और अच्छे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है काइंडली आप MCQs को जो है फालतू मत समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से आपके नंबर बढ़ते हैं और यहीं से आपकी परसेंटेज घटती भी है, कम भी हो जाती है, सही है। तो इसको समझ के कीजिएगा, हमारी वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो बढ़ते हैं, लिखा हुआ है MCQs में, फर्स्ट MCQ जो है लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00109 R। अब अगर बच्चे जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स को प्रॉपरली समझे नहीं है तो इसमें तुक्का लगाएंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि 0.00109 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ा है तो उसमें रूल्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं। रूल नंबर 1 जो है यानी 1 से लेके 9 तक जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। पहला रूल तो ये है। 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। एक और रूल है, अगर यूं आ जाए, ठीक है, तो याद रखो यानी ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन डिजिट नंबर्स। अब देखो ये जो ज़ीरोज़ आ रहा है वो नॉन डिजिट यानी 1 और 9 के बीच में आ रहे हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे, ठीक है। एक और रूल है, यहाँ पर जो हमारा सवाल है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है जो ज़ीरो है वो डेसिमल के बाद आए हैं और डेसिमल के बाद जो लीडिंग ज़ीरोज़ होते हैं फ्रॉम नॉन डिजिट नंबर। अब देखो नॉन डिजिट नंबर क्या है, 1 है और उससे लीडिंग जो है वो 0 आ रहा है और उससे पहले डेसिमल आ रहा है यानी पॉइंट आ रहा है। याद रखें ऐसे ज़ीरोज़ को हम काउंट नहीं करेंगे, ये नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो आप लोग जो है बच्चे ये गलती करें कि ये देखो इसको अगर हम काउंट करेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 है तो ये 5 नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमने जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स में पढ़ा है उसमें यह है कि नॉन डिजिट नंबर से लीडिंग ज़ीरोज़ जो होते हैं, जो पहले आने वाले ज़ीरोज़ होते हैं और उससे पहले अगर डेसिमल होता है तो याद रखिएगा वो काउंट नहीं होंगे, वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसी वजह से हम जो है इस क्वेश्चन में जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 109 को काउंट करेंगे, जो कि 109 ये 3 है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, ठीक है। समझ आ गई ये बात, हमने इसको डिटेल में सॉल्व किया है। नंबर 2 है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, डायमीटर दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, स्पीड दिया है और वेलोसिटी। अब अगर आप देखें तो डायमीटर तो आपको पता है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखें आप,
जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो याद रखें यहाँ तक जो है शॉर्टली हम इसको मतलब मुख्तसर से, ये रेडियस होता है और ये डायमीटर होता है, ठीक है ना, यानी डबल 2D = 2R होता है, ठीक है। तो ये तो डायमीटर होता है। तो यहाँ पर ये पर आपको कह रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, तो डायमीटर की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही है। उसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट है। अब जो है डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, दो मुख्तसर तरीन दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला होता है उसको डिस्प्लेसमेंट या उर्दू में हटाव कहते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। स्पीड जो है वो स्पीड की डेफिनेशन कुछ और है, द डिस्टेंस कवर्ड in a unit time, the distance covered in a unit time is called in any direction is called speed। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर ऊपर कुछ और लिखा है। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसमें लिखा हुआ है, उसकी डेफिनेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट बनेगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी बारी बारी मैंने डायमीटर की डेफिनेशन भी आपको बता दी है, डिस्प्लेसमेंट की भी, स्पीड की डेफिनेशन भी बता दी और वेलोसिटी की भी डेफिनेशन आपको बता दी। तो फैसला आपने करना है कि कौन सा सही है, तो डेफिनेटली वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। उसके बाद MCQs नंबर 3 है, द मोस्टली यूज्ड स्केल फॉर क्लिनिकल मेजरमेंट इज। कोई इसको मेजरमेंट पढ़ता है, कोई इसको मेजरमेंट पढ़ता है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप दोनों पढ़ सकते हैं। इज सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और नन। अगर आप देखें जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमें फीवर हो जाता है तो डॉक्टर हमें बताता है कि आपको 100, आपका टेम्परेचर 100 है, आपका टेम्परेचर 101 है, या फिर आपको 102, 102 या 103 बुखार है, ठीक है। तो याद रखिएगा वहाँ पर सेल्सियस स्केल नहीं इस्तेमाल किया जाता है। ये जो टेम्परेचर हमें डॉक्टर साहब बता रहा होता है वो याद रखिए फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, ना वो सेल्सियस में होता है, ना वो केल्विन में होता है, ना ही किसी और स्केल में होता है, बल्कि वो जो डॉक्टर साहब हमें हमारा टेम्परेचर बताता है जिस वक्त हमें फीवर होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट हमारा सही ऑप्शन होगा। उसके बाद लिखा हुआ है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² पास्कल। बी ऑप्शन है 1.013 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, यहाँ पर 10⁻² है, यहाँ पर 10⁻3 पास्कल है। सी ऑप्शन है 1.013 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल और डी ऑप्शन है 1.013 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 पास्कल। अब याद रखिएगा एटमॉस्फेयर ये जो है प्रेशर का यूनिट होता है और याद रखो ये जो है ये बराबर होता है सी लेवल क्यूब पर जो मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके बराबर होता है, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू द मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, ये आपस में बराबर होते हैं। और ये कितना होता है याद रखो, ये इतना होता है, यानी 1 ATM इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर जो ये होता है 101, याद रखो ये इतना होता है, ठीक है। इन फिगर्स ये इतना होता है 1,325 पास्कल होता है। तो ये जो है ऑर्डिनरी वे में लिखा होता है। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल वे में लिखें तो डेफिनेटली हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ये देखें आप 1.01325 लिखो या ना लिखो 10⁻⁴। अब देखिए पॉइंट आपने इधर किया, यहाँ पर पॉइंट इधर छुपा हुआ है, यदि राइट साइड पे होता है तो 1 2 3 4 5, तो आपने लिखा 5 और पास्कल, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी वे में यूँ होता है तो एक्सपोनेंशियल वे में इसको हम यूँ लिख सकते हैं। तो ये आप देखें इसमें आप कौन सा जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा वो ये वाला हो जाएगा। ये देखें आप 1.013 लिखा है, आगे इन लोगों ने 2 और 5 लिखा ही नहीं है। हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं 1.013, लेकिन जो पावर है वो 10⁻⁵ आ रहा है पास्कल के साथ। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, इसी तरह जो है ये पॉइंट इधर है तो ये इधर शिफ्ट हुआ लेफ्ट साइड पे, तो इस वजह से 10⁻⁵ आया। ये मैथ का जो है लॉगरिथम जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने सारा कुछ समझा होगा, अगर नहीं समझा है तो आप जो है समझ सकते हैं। और इसको इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि आपको हम ये चैप्टर भी समझाएं और मैथमेटिक्स में आपको ये समझाएं, ठीक है। तो हमारा जो है सी ऑप्शन होगा। उसके बाद जो है नंबर 5, πr² इज फार्मूला ऑफ, πr² इज फार्मूला ऑफ लिखा हुआ ऑप्शन हमें गिवन है वेट, मोमेंटम, पावर और वॉल्यूम। याद रखें वेट इज नथिंग बट बेसिकली इट इज अ फोर्स, ठीक है। ये एक फोर्स है, वेट बताते खुद कुछ नहीं है बल्कि एक फोर्स है जिसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसकी डायरेक्शन हमेशा जो है वो सेंटर की जानिब होती है। यानी हर चीज़ का वेट जो है उसका जो डायरेक्शन होता है, उसकी जो सिमत होती है वो
ज़मीन के मरकज़ की तरफ होती है, ठीक है। तो बताते खुद एक फ़ोर्स है, ठीक है। तो हमें पता है कि फ़ोर्स का जो फार्मूला होता है वो तो ये होता नहीं है, ठीक है, उसका तो कुछ और होता है। मोमेंटम जो है, मोमेंटम आपको पता है कि वो P से डिनोट किया जाता है और P इज इक्वल टू m भी होता है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो उसका फार्मूला तो ये होता है, P इज इक्वल टू mv होता है, ठीक है। तो मोमेंटम भी नहीं है, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है। उसके अलावा जो है वेट मैंने आपको बता दिया, अगर हम उसको लिखें तो फोर्स, बेसिकली फोर्स, तो वेट का फार्मूला ये होता है mg, यहाँ पर ये भी नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद जो है पावर, अब पावर जो है आपको पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट में आपका किया गया काम उसको पावर कहते हैं। यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर तो पाई आर स्क्वायर लिखा होता है। आखिर में वॉल्यूम रहता है और डेफिनेटली ये जो है, अगर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो यही है कि V इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। और इसके लिए अगर आप मेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पर मुश्तमिल वीडियो देखें तो डेफिनेटली आपको ये फार्मूला वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है जी। सारे ये भी एक्सप्लेन हो गए। उसके बाद जो है MCQ नंबर 6 है, इफ़ अ मशीन परफॉर्म 300 ऑफ वर्क इन 15 सेकेंड्स इट्स पावर विल बी। अब देखें ये एक न्यूमेरिकल है, अगर आपकी थ्योरी जो है वो सॉलिड है, अगर आपने थ्योरी को यानी फिजिक्स का जो चैप्टर है, जो यूनिट, अगर आपने उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो फिर आप इस किस्म के न्यूमेरिकल का जवाब देना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। इसमें ऑप्शन आप ढूंढ सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली। अब आप देखें हमें दिया हुआ है इफ़ अ मशीन परफॉर्म 300 ऑफ वर्क, आपको वर्क दिया है कितना, 300 जूल, ठीक है, और इन 15 सेकेंड्स, टाइम आपको कितना दिया है, 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो कह रहे इट्स पावर विल बी, अभी हमने पावर का फार्मूला लिखा है, ये देखिए आप, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो ये देखिए वर्क कितना है 300 और टाइम कितना है 15 है। अब आप देखिए इसके डिवाइड कर दें, 15 1 15, 15 2 30 और ये 0 पर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना है 20। अब आप इसमें ढूंढे, ये देखें आप, डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन नंबर ए 300 भी नहीं होगा, 1500 भी गलत होगा और 4500 वाट जो है ये भी गलत होगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। उसके बाद MCQ नंबर 7, द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज, ये ऑप्शन है, एक ये है और एक सी है और एक डी है। तो अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, अगर आप उसको देखें तो वहीं से हम ये जो SI यूनिट है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये है C इज इक्वल टू, इसके लिए भी अगर आप मेरी वीडियोस, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की जो वीडियोस अगर आप वो देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या होता है। याद रखें डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T, ये जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बेसिक फार्मूला है। अब आपको पता है ये जो है हीट का फार्मूला क्या होता है, हीट का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, मास का जो है kg हो जाएगा, और डेल्टा T चूँकि टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको हम यूँ करके लिख सकते हैं J जूल kg -1 और पर केल्विन, ठीक है, -1 जब ऊपर जाएगा, यानी अगर मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर +1 छुपा हुआ है, यहाँ पर +1 छुपा हुआ है, जब ये ऊपर जाएगा यानी डिवीजन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो इसका पावर जो है वो -1 हो जाएगा और इसका भी -1 हो जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट बनेगा SI यूनिट वो जूल पर kg पर केल्विन होगा। अब आप इसमें ढूंढें कौन सा सही ऑप्शन है, एग्जैक्टली जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद जो है MCQ नंबर 8, ब्लोइंग अप अ बलून इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कह रहे हैं बलून के अंदर जब हम, मतलब बलून को जब फुलाया जाता है, जब उसको उड़ाया जाता है तो वो किस चीज़ की मिसाल है। तो आपको लिखा है प्रेशर लिखा हुआ है, फोर्स लिखी हुई है, पावर है और वेट है। अब अगर आप देखें प्रेशर जो है आपको पता है दबाव और फिर हवा को भी के लिए भी आता है। अक्सर जब हम मोटरवे के ऊपर जो है सफ़र कर रहे होते हैं तो बाकायदा साइन बोर्ड लगे होते हैं, उसमें लिखा होता है कि फ्रीक्वेंटली चेक योर टायर प्रेशर्स, अक्सर ये हिदायत लिखे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर टायर प्रेशर, अब आपको पता है आम तौर पर जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम टायर में हवा की बात करते हैं कि टायर में हवा भर दो, तो वहाँ पर प्रेशर एज अ एयर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो याद रखें प्रेशर जो है हम जब मतलब
बलून के अंदर या फिर गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो एक किस्म की प्रेशर होती है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो प्रेशर ही होगा। फोर्स जो है कुछ और है, फोर्स तो एक एजेंट है जो कि किसी चीज़ को जो है वो स्टॉप करने की या फिर उसको मूव करने की सलाहियत रखता है, एक एजेंट के तौर पर, आमिल के तौर पर काम करता है। पावर मैंने आपको अभी आपको बता दिया है, वो तो वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, जबकि वेट जो है बताते हैं देख एक फोर्स है, ठीक है, वो एक कुछ और चीज़ है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है नंबर 10, if horizontal and vertical components of a force are 3 Newton and 4 Newton respectively, then magnitude of force will be. Horizontal and vertical components of a force are 3 Newton and 4 Newton respectively, then the magnitude of force will be। तो अब आप इसका डेटा बनाएं, बिल्कुल इजी है। देखें आप, ये एक न्यूमेरिकल है। अब आपको अगर आपने थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ी है, ठीक है, जो हमारा चैप्टर है यूनिट नंबर 4 है गालिबन फिज़िक्स में ग्रेड 9 में, तो ये इसको मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। याद रखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हम Fx से डिनोट करते हैं जो कि 3 न्यूटन है, ठीक है। उसके बाद जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो Fy होते हैं और वो कितना दिया हुआ है, 4 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहे देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स उसका फार्मूला है हमारे पास, F इज इक्वल टू अंडर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब आप देखें आपके पास Fx और Fy जो है वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स आपको दिए गए हैं, इसमें पुट कर दें। 3 का स्क्वायर प्लस Fy 4 है, 4 का स्क्वायर, आगे बढ़े 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16, फिर आगे बढ़े अंडर रूट 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब आप देखें इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 0.5 गलत है, 2.5 न्यूटन गलत है, 5 न्यूटन जो है हमारे पास आंसर आया है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 5 न्यूटन, हमारा करेक्ट आंसर जो है वो 5 न्यूटन होगा, और d इज इक्वल टू 5.5 न्यूटन है, ठीक है, ये भी गलत होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 5 न्यूटन होगा, जो कि हमने बिल्कुल मैथमेटिकली और न्यूमेरिकल उसका सॉल्व किया है, तो उसका एग्जैक्ट आंसर है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ तक जो है ये न्यूमेरिकल नंबर 9 तक जो है हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हमारे पास एक दो MCQs हैं, उसको भी आपको समझा रहा हूँ इंशाल्लाह। उसके बाद जो है ये MCQ जो है सेक्शन है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लिखा हुआ है द क्वांटिटी दैट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। नंबर 10 जो है, जो हमारे पास MCQs है, the quantity that measures the inertia of a body इज होता है। तो अब आपको ऑप्शन दिए हैं, MCQ नंबर 10 है द क्वांटिटी दैट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज, क्या होता है। तो अब इसमें ऑप्शन दिए हैं मास, ऑप्शन बी दिया है फोर्स, ऑप्शन सी दिया है वेट, और ऑप्शन डी दिया है फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद जो है नंबर 11
अच्छा जी, ये जो है नंबर 10 जो है MCQ है वो रह गया है, वो इंशाल्लाह इसके बाद कर लेते हैं, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। अब जो है द क्वांटिटी दैट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज़, तो हम उसको अभी जो रह गया है, ठीक है, नंबर 10 जो है उसको हम अभी लिख देते हैं। लिखा हुआ है, सवाल है, इफ़ द मासेस ऑफ टू बॉडीज़ if the masses of two bodies and distance between them are tripled, then the gravitational force will be तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है क्वाड्रपल्ड, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है डबल्ड, ऑप्शन सी लिखा हुआ है और रिमेन सेम, और ऑप्शन डी लिखा हुआ है हाफ्ड, ठीक है। तो ये नंबर 11 MCQs है, और आखिरी MCQ जो है यानी 12वां जो है वो लिखा हुआ है टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द स्टूडेंट शोल्डर, to reduce pressure on the students shoulder, the shoulder pads of school bag, the shoulder pads of school bags should be ठीक है, शुड बी, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है इन लोगों ने थिन्स, ऑप्शन बी दिया हुआ है सॉफ्ट, और ऑप्शन सी दिया हुआ है, इसको मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने लगा हूँ, नैरो, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इन लोगों ने वाइड। अच्छा जी, अब जो है हम प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। नंबर 11 MCQ थे, द क्वांटिटी दैट मेजर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज़, मास होता है, ठीक है,
द क्वांटिटी, वो कौन सी क्वांटिटी है जो कि किसी बॉडी की इनर्शिया को, यानी जमूद, इनर्शिया को जमूद बोलते हैं, उसको मतलब उसकी पैमाइश करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो मास है, कमियत है, फोर्स है, कुव्वत है कि वेट वज़न है कि फ्रिक्शन रगड़ है, ठीक है। तो इनमें से अगर आप देखें तो इनर्शिया जो है, इनर्शिया का ताल्लुक़ है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ। अगर आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है तो उसमें F = ma होता है, ठीक है। तो याद रखें जो कि यानी न्यूटन, लेकिन ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया जो है तकरीबन सेम है, हमें दोनों का एक ही मतलब है और मकसद है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखें जो इनर्शिया ऑफ अ बॉडी होती है उसको जो मतलब मैयर करता है, पैमाइश करता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है मास है, ठीक है। क्योंकि द क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास, ठीक है। तो इसी वजह से ये मास कहलाता है, फोर्स नहीं है, वेट नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर F = ma, और आपको पता है ये तो फोर्स है, ठीक है। जिस चीज़ को, किसी चीज़ को पुल या पुश करने के लिए इस्तेमाल बतौर एजेंट, एज एन एजेंट जो है यूज़ किया जाता है। मास जो है ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी है, और ए जो है एक्सेलरेशन है, जिस फोर्स की वजह से उसमें उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, मास, यानी द क्वांटिटी दैट मेजर द इनर्शिया ऑफ बॉडी इज मास, ठीक है। फोर्स, वेट और फ्रिक्शन जो है ये गलत ऑप्शन है, सही ऑप्शन जो है वो मास, ठीक है। MCQs number 11, if the masses of two bodies and distance between them are tripled, then the gravitational force will be, ये जो क्वेश्चन है जो न्यूटन और लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के ऊपर है, ठीक है। अगर हम इसको पढ़ें तो कह रहे हैं अगर हम जो दो बॉडीज़ होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर उनके मासेस को और उनके दरमियान फासले को ट्रिपल किया जाए, यानी दुगनानी, तीन गुना किया जाए, तो कह रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगी। सवाल क्या है, सवाल यह है कि कह रहे हैं कि अगर दोनों अजसाम जो दो बॉडीज़ हैं, अगर उनके दरमियान उनकी मासेस हो, यानी उनका आम अल्फाज में उनका वज़न और उनके दरमियान जो है फासला तीन गुना किया जाए, यानी एक दूसरे से तीन गुना दूर किया जाए, ठीक है। तो द ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अगर हम पढ़ें, देखें अब इसका, हमें पता है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 होता है, ठीक है। m1 और m2 होता है, यानी ये जो द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडी जो है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर आपने इसको तीन गुना किया तो इसका मतलब ये है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, तीन गुना। यानी कह रहे हैं कि इफ़ द मासेस ऑफ टू बॉडीज एंड टू बॉडीज आर ट्रिपल्ड, इसको थोड़ी देर के लिए इसको नेग्लेक्ट करें, इग्नोर करें इसको। इफ़ द मासेस ऑफ टू बॉडीज आर ट्रिपल्ड, ठीक है, यानी उसको ट्रिपल किया जाए, हमने उसको ट्रिपल किया तो ये देखें फोर्स जो है वो कितनी हो जाएगी, तीन गुना बढ़ जाएगी, यानी 9 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर कह रहे हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर ट्रिपल्ड, और इसी तरह जो डिस्टेंस होता है याद रखो 1/r² होता है। क्या होता है, 1/r² होता है। तो कह रहे हैं अगर उनके दरमियान हम डिस्टेंस को जो है तीन गुना कम करें, ठीक है, तीन गुना कर दें, तो चूंकि जो फोर्स है और जो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉडीज है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसी वजह से ये देखें F डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, ठीक है, 1/9। तो याद रखें यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में 9 टाइम्स बड़ा है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस की वजह से जो फोर्स है वो 1/9 टाइम्स क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर तो इंक्रीज हो जाएगी फोर्स, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, तो दोनों इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे फोर्स को, एक वो उसकी जो इफेक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसी वजह से याद रखें यहाँ पर जो है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगी, ना तो क्वाड्रपल्ड होगी ना डबल्ड होगी, बल्कि रिमेन सेम हो जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 9 और 1/9, ठीक है। तो ना तो हाफ रहेगी, सही है, तो ना तो क्वाड्रपल्ड होगी ना डबल्ड होगी, और रिमेन सेम हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हाफ भी नहीं रहेगी, ठीक है। ये उसकी तफसील है। उसके बाद जो है नंबर 12 MCQs है, टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स शोल्डर द शोल्डर पैड्स ऑफ स्कूल बैग्स शुड बी, कह रहे हैं आपसे रिलेटेड सवाल है, कह रहे हैं जो स्टूडेंट के शोल्डर के ऊपर जो प्रेशर होता है बैग का, ठीक है ना, जब हम मतलब जब आप बच्चे जो स्कूल आते हैं तो उनके बैग में जो है मतलब मोटी मोटी बुक्स और रजिस्टर या कॉपीज़ होती हैं, तो कह रहे हैं कि स्टूडेंट के शोल्डर से
बैग का जो प्रेशर होता है, उसका जो दबाव होता है, उसका जो वज़न, उसको कैसे रिलीज़ किया जा सकता है, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, उसको कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो कह रहे उसके लिए क्या किया जाए, यानी फिर जो स्कूल के बैग्स हैं, ठीक है, उसके पैड कैसे होने चाहिए, तब जो है स्टूडेंट के शोल्डर के ऊपर या स्टूडेंट के जो कंधे के ऊपर उसका वज़न कम होगा या उसका प्रेशर कम होगा। तो कह रहे हैं अगर हम स्कूल बैग्स को थिन पतले करें तो जो स्टूडेंट के शोल्डर के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर हम उसको नरम बनाएं, ठीक है, यानी जो स्कूल बैग्स के जो पैड्स अगर उसको नरम बनाया जाए तो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर उसको तंग कर दिया जाए, पैड्स को तंग कर दिया जाए, ठीक है, बैग्स के, तो वो फिर कम हो जाएगा। या फिर कह रहे हैं अगर स्कूल बैग्स के जो पैड्स हैं उसको वाइड किया जाए, ठीक है, थोड़ा खुला खुला बना दिया जाए, तो क्या होगा, तो क्या मतलब स्टूडेंट्स के शोल्डर के ऊपर जो है प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो इसका जो है देखो, थिन का मतलब होता है पतला। अगर आप उसको पतला करें तो वज़न वही है, ठीक है, फिर तो मतलब और कंसंट्रेट फोकस हो जाएगा, यानी वज़न जो है और कम जगह में आ जाएगा, जो कि उसका बर्डन और ज़्यादा, प्रेशर और ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम उसको सॉफ्ट बनाएं, नरम बनाएं, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उसको नैरो बनाएं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वज़न तो वही है। यहाँ पर जो है देखो, करेक्ट ऑप्शन जो है वो वाइड है। अब वाइड कैसे है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जितना भी आपने उस बैग को मतलब खुला बनाया, तो समझो वो प्रेशर से रिलीज़ हो गई है ज़्यादा एरिया के ऊपर, यानी सरफेस एरिया जिस तरह होता है, सरफेस एरिया के ऊपर उसका जो प्रेशर है, प्रेशर का इफेक्ट ज़्यादा एरिया के ऊपर पड़ेगा। इसी वजह से वो जो इस किस्म के बैग्स जिनके पैड्स वाइड बनेंगे, तो स्टूडेंट के शोल्डर के ऊपर जो है उसका जो इफेक्ट होगा वो कम पड़ेगा, और यूँ जो है उसी बैग का जो है प्रेशर जो है वो उसके शोल्डर के ऊपर कम होगा। ठीक है, तो ये इसकी जो है मतलब एक्सप्लेनेशन है। और आज की वीडियोस में डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है MCQs को बड़े ही जो है तफसील के साथ मेरे ख्याल से जो है आपको समझाया है। उम्मीद है आपने इसको प्रॉपरली जो है समझा होगा, पढ़ा होगा, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी। मज़ीद वीडियोस के लिए जो है आप हमारे साथ रहिएगा। MCQs को जो है बड़े अच्छे तरीके से आपको इंशाल्लाह समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। इसी तरह इससे पहले किसी ने MCQs इतनी एक्सप्लेन नहीं की होगी जिस तरह कि मैंने बिल्कुल जिस तरह थ्योरी की तरह मैंने आपको एक MCQ जो एक्सप्लेन कर दिया है। और बाकी जो है कमी बेशी हो सकती है, इंसान है तो ख़ताओं का पुतला है, गलती हो सकती है। अगर गलती हो गई तो उसके लिए मैं जो है एक्सक्यूज़ करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इंसान जो है अपनी कोशिश के मुताबिक जो है जितना पढ़ा सकता है, जितना समझा सकता है, वो इंसान अपनी कोशिश के मुताबिक समझाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फिज़िक्स 2025 MCQs नहीं बल्कि सेक्शन B जो SAQs होते हैं उसमें हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।